Hello students, today we are discuss our chapter number 1, okay? And the name of this chapter is सूक्ष्म जीव. क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं. सूक्ष्म जीव जो है एक सूक्ष्म जीव होता है, मतलब छोटा जीव होता है, ठीक है, जो प्राय एक या बहुत कम कोशिकाओं से बना होता है, मतलब एक से या बहुत कम से जो कोशिकाएं होती हैं उनसे मिलकर बनता है. सूक्ष्म जीवों में जो बैक्टीरिया है, मतलब जीवाणु, शैवाल है, फंजाई, कवक है, प्रोटोजोआ, ये सब शामिल होते हैं. क्लियर? अन्य सजीवों को छोड़कर वायरस भी सूक्ष्म जीवों की सूची में ही शामिल होते हैं. क्लियर? सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन है वो सूक्ष्म जैविकी कहलाता है. ओके, तो सूक्ष्म जीव जो हैं वो जीवित प्राणी होते हैं. जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम सूक्ष्म जीव भी बोलते हैं, जिन्हें केवल एक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा, मतलब जो आपका सूक्ष्मदर्शी होता है स्टेथोस्कोप, उसी के द्वारा हम देख सकते हैं. क्लियर? इन्हें रोगाणु भी कहा जाता है. सूक्ष्मजीवी के अध्ययन में प्राणियों के प्रकार के आकार पर विभिन्न क्षेत्रों में उप विभाजित किया गया है. जैसे बैक्टीरियोलॉजी है, प्रोटोलॉजी है, ठीक है, प्रोटोजूलॉजी, माइक्रोलॉजी, ठीक है, वायरोलॉजी है, फाइकोलॉजी है. तो ये सब क्या होते हैं, इनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं. बैक्टीरियोलॉजी मतलब जीवाणु का अध्ययन, ठीक है, प्रोटोजूलॉजी प्रोटोजोआ का अध्ययन, माइक्रोलॉजी कवक का अध्ययन, ठीक है, वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन, और आपका फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन. क्लियर? चूंकि कई सूक्ष्म जीव जो है वो स्पष्ट रूप से पौधों या जंतुओं के समूह में स्पष्ट नहीं बैठते, कई माइक्रोबायोलॉजियों ने सभी सरल सूक्ष्म जीवों को प्रोटिस्ट या फिर प्रथम जीवों में वर्गीकृत किया हुआ है. और सभी सूक्ष्म जीवों में यह प्रकृति दिखी जा गई है कि वे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं. क्लियर? प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में वो अपने ऊपर एक कठोर आवरण जो है बना लेते हैं, और जिसमें जो है आपका सिस्ट या फिर पुटिका उसे आप कहते हैं. इसी कारण ये जो है अत्यधिक ताप तथा शुष्कता में भी जीवित रह सकते हैं. ओके, लगभग 300 वर्ष पहले एक जो डच होता है उसमें स्टोर कीपर या फिर आपकी एंटनी वॉर ल्यूवेनहॉक ने उन प्राणियों के नए संसार की खोज की थी जो हर जगह उपस्थित हैं तथा जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता. ओके, ल्यूवेनहॉक ने इसका जो चित्र है वो खींचा तथा इसकी व्याख्या की. उसके दस्तावेजों से जो वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि उसने बैक्टीरिया, कवक या फिर अन्य जीवित प्राणी देखे हैं. ठीक है, यद्यपि ये जो है बहुत छोटे हैं, लेकिन ये प्राणी जो है वो मनुष्य के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं. क्लियर? ये आपकी कुछ सूची बनाई उन्होंने, महत्वपूर्ण आविष्कार किए. ठीक है, रॉबर्ट हुक ने 1669 में किया था. क्रोण सूक्ष्मदर्शी द्वारा कॉर्क सेल बैक्टीरिया और स्पर्मेटोजोआ की खोज की थी. क्लियर? फिर आपके एंटनी वॉर, आप ल्यूवेनहॉक आए थे, देन आपके लुई पास्चर आए, रॉबर्ट कॉच आए, ठीक है, क्रिस्टियन ग्राम आए थे, देन शीबा से बुरो कीटो साटो आए, देन इसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आए. ठीक है, सो इनके ये अलग अलग ईयर्स हैं और इनके ये अलग अलग जो है डिस्कवरी हैं. जैसे एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सजीवों, सूक्ष्म जीवों का सबसे पहले चित्र खींचकर उनकी व्याख्या की, एक्सप्लेनेशन की. लुई पास्चर ने पता लगाया कि जो खमीर ईस्ट है उसके द्वारा, जो फंजाई के द्वारा होता है, और स्वतः उत्पत्ति के सिद्धांत को मिथ्या सिद्ध किया था. क्लियर? फिर आपके रॉबर्ट कॉच आए जो रोगों की जर्म थ्योरी को बताया था. ठीक है, तो इसी तरह से ये आपके अलग अलग वैज्ञानिक आए थे. ओके, ऐसे सूक्ष्म जीवन, जो ये आपके सूक्ष्म जीवन है, वो हमारे चारों ओर को जो है वायु और जल में तैरते हुए, मिट्टी में चलते हुए, पौधों पर, हमारे शरीर के भीतर या फिर जंतुओं में भी पाए जाते हैं. ठीक है, इनमें से कुछ की वजह से जो है बीमारियां होती हैं जिन्हें जीवाणु आप कहते हैं, तथा इनमें से कई जो है हानि रहित होते हैं. ओके, नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों का आवास क्या होता है. तो जो सूक्ष्म जीव हैं वो सभी प्रकार के पर्यावरण में पाए जाते हैं. ये मिट्टी, जल, वायु, पौधों, तंतुओं, भोज्य पदार्थ तथा बर्तनों में पाए जाते हैं. ये मृत जीवों, घास पात, वस्त्रों, किताबों, जैम, सिरके या फिर अचार, गोबर, जूते आदि में भी पाए जाते हैं. ठीक है, मनुष्यों में ये त्वचा पर, मुख गुहा, आंतीय गुहा में, श्वसन नली में, मूत्र नली में या आंखों पर पाए जाते हैं. ठीक है, जंतुओं में ये पंखों, त्वचा, बिल्ली, कुत्ते, घोड़े, बैल, भेड़ों, सांपों आदि में की आंखों में पाए जाते हैं. ठीक है,
पौधों में जो होते हैं ये वायुवीय या फिर भूमिगत भागों के अंदर या उसके ऊपर जो है पाए जाते हैं और हम इन्हें लगभग सभी पौधों में देख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं। ओके, तो जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, सूक्ष्म जीवों के 5 मुख्य समूह होते हैं। पहला है आपका बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस और शैवाल। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को पौधों की सतह समझा जाता है। ये एक कोशिकीय तथा अधिकतर एकल रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ समूहों में पाए जाते हैं, कुछ इनमें से मतलब ग्रुप में होते हैं। इनका आकार जो है वो 0.2 से 100 माइक्रोन तक होता है। बैक्टीरिया जो है वो सबसे सरल तथा सबसे आदिम ही प्राणी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राप्ति वाले स्थान। कहाँ पे ये प्राप्त होते हैं? तो जो बैक्टीरिया है वायु, भोजन तथा मिट्टी में पाए जाते हैं और ये लगभग सभी स्थानों पर होते हैं। हर जगह पर बैक्टीरिया होता है जहाँ जीवन संभव है। मानव तथा जंतुओं के शरीर में कई प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, ये अत्यधिक गर्म और ठंडी परिस्थितियों में भी रह सकते हैं तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों में ये रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। आकार व आकृति के अनुसार बैक्टीरिया को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला, कोकई। ठीक है, तो इस प्रकार के बैक्टीरिया की जो आकृति है वो गोल होती है और ये बहुत छोटे तथा अचल होते हैं। क्लियर। सेकंड है बेसिलाई। तो ये जो है वो छड़ के आकार के होते हैं। यह बैक्टीरिया की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली आकृति होती है। क्लियर। फिर आता है आपका स्पाइरिली। तो ये जो है ये वलयाकार या फिर सर्पिलाकार बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, और फोर्थ है आपका विब्रियो। ये अपूर्ण, छोटे और कोमा के आधार वाले बैक्टीरिया होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आती है इनकी संरचना कैसे होती है। तो बैक्टीरिया में एक कोशिका जो है वो भित्ति होती है जो बैक्टीरिया कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली को घेरे हुए रहती है। इनमें कोई केंद्रक नहीं होता तथा सामान्य कोशिकाओं की जो है इनमें कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है। इनमें ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और ना ही इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में जो है आपका राइबोसोमम पूरे कोशिका द्रव के ऊपर फैल जाते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो है जिनमें प्लेज्मा होता है, ठीक है, वो जो है प्रचलन कर सकते हैं। कोशिकाओं के एक सिरे से जो है आपका फ्लेजम जुड़ी होती है। ठीक है, फ्लेज्मा जो कोशिका है उसके पृष्ठ पर कई स्थानों में उगला है। ठीक है, मतलब जो आपका प्लेज्मा है वो अलग अलग स्थानों पर उगता है। ओके, नेक्स्ट है पोषण। तो पोषण में सबसे पहला है स्वपोषी बैक्टीरिया। केवल कुछ ही बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। क्लियर। सेकंड है परपोषी बैक्टीरिया। तो साधारणतः बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं होता, अतः ये अपने भोजन के लिए अन्य तथा स्रोतों पर निर्भर होते हैं। बैक्टीरिया अधिकतर मृतपोषी होते हैं, मतलब मृत व सड़े गले प्राणियों से भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी होते हैं, मतलब अन्य जीवों के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं। क्लियर। अब इसका आता है प्रजनन कैसा होता है। तो बैक्टीरिया जो है वो प्राय साधारण द्रवी विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं। खंडन एक बैक्टीरियल कोशिका का दो समान कोशिकाओं में टूटना होता है। ठीक है, कोशिका के विभाजित होने से पहले इसके अवयव दुगने जो हैं हो जाते हैं, मतलब डबल हो जाते हैं और प्रत्येक नई कोशिका के दो समान भाग होते हैं। कभी कभी लैंगिक प्रजनन भी होते हैं। जब जीवित रहने पर परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं तो बैक्टीरिया जो है वो अपने चारों ओर एक भित्ति बना लेते हैं तथा अक्रिय हो जाते हैं। ओके, अब जो है हानिकारक बैक्टीरिया क्या है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। तो कई बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं, ये रोगकारक होते हैं तथा इनके जो कारण है वो मनुष्य तथा अन्य जंतुओं में बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के कुछ हानिकारक प्रभाव जैसे कि मनुष्य के रोग। तो कई परजीवी बैक्टीरिया मनुष्य के शरीर को प्रभावित करके बीमारियां फैलाते हैं। इनमें टिटनेस, ट्यूबरक्लोसिस, कोड़, ठीक है, एंथ्रेकस एंड डिफ्थीरिया आदि ये सब आते हैं। फिर आता है भोजन विषाक्तता। तो कई बैक्टीरिया जो भोजन में पाए जाते हैं विषैले पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। इन्हें कैनिंग, प्रशीतन तथा फ्रीजिंग द्वारा नियंत्रित
किया जा सकता है। क्लियर। और थर्ड आता है पौधों की बीमारियां। तो कई पौधों में रोग बैक्टीरिया से फैलते हैं, जैसे गन्ने का कंडवा, ठीक है, साइट्रस कैंकर, मृदु गलन, बैक्टीरियल गलन आदि रोग जीवाणु से फैलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है उपयोगी बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है वो प्रकृति तथा मनुष्य के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है, भूमिका निभाते हैं। बैक्टीरिया मृत जीवों के कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं तथा कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों का भी आधारभूत अकार्बनिक भागों में अपघटन करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड जल, नाइट्रोजन तथा सल्फर मिट्टी व वायुमंडल में वापस पहुंचते हैं। पदार्थों की यह चक्रीय व्यवस्था जो है केवल कुछ निश्चित बैक्टीरिया की उपस्थिति में ही होती है। बैक्टीरिया के मुख्य उपयोग निम्नलिखित हैं, जैसे फर्स्ट है नाइट्रोजन यौगिकीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिति कारक बैक्टीरिया सजीवों तथा दलहनी पौधों से जड़ों के छोटे मूल रोम ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेटों में बदलते हैं और ये नाइट्रेट जो है वो पोषक पौधों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, ठीक है, तथा उसकी मिट्टी के बाद में बोए जाने वाले अन्य पौधों द्वारा भी। ओके। फिर आता है नाइट्रीकरण। तो पौधों को प्रोटीन बनाने हेतु नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन वे वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन बनाने में असमर्थ होते हैं, ठीक है। ये इसे नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, जिससे वे जड़ों द्वारा मिट्टी में सोख लेते हैं। ओके। बैक्टीरिया जो है वो पहले पौधों व जंतुओं के मृत अवशेषों को अमोनिया में बदलते हैं। फिर अमोनिया को पहले अमोनियम यौगिकों में बदला जाता है और उसके बाद में नाइट्रेटों या फिर अंत में नाइट्रेटों में, ठीक है। इसके बाद है खाद्य श्रृंखला में। तो जो बैक्टीरिया है वो पदार्थों के पुनः चक्रण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, मतलब मेन रोल प्ले करते हैं और वे अपघटकों की भांति कार्य करते हैं तथा जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। क्लियर। फिर आता है आपका एंटीबायोटिक्स में। तो कुछ निश्चित प्रकार के बैक्टीरिया जो है वो विचित्र औषधियों का उत्पादन करते हैं, जैसे कि आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, टेरामाइसिन है, ओरियोमाइसिन है, ठीक है। इसके बाद आता है सीवर निस्तारण में। तो बैक्टीरिया बड़े शहर में सीवर अपशिष्टों का अपघटन करने में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, और इस प्रकार इसकी जो प्रक्रिया है इसमें एक गैस बनाई जाती है जो ईंधन की भांति कार्य करती है। द्रव तथा ठोस उत्पाद जो है वो खेतों में खाद की भांति उपयोग किए जाते हैं। क्लियर। इसके बाद आता है डेयरी उत्पादकों में, ठीक है, मतलब जो डेयरी के उत्पाद होते हैं, तो आपका जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो डेयरी उत्पाद जैसे दही है, आपका मक्खन है और आदि बनाने में प्रयोग होते हैं। ये बैक्टीरिया जो है दूध में तेजी से क्रिया करते हैं और उन पदार्थों को जमा करते हैं जो दूध का स्वाद लाते हैं, मतलब जिनमें दूध वाला स्वाद आता है। पनीर का बनना बैक्टीरिया पर निर्भर करता है जो दूध उत्पादकों को ठोस में बदल देता है। क्रीम को मक्खन में बदलना भी एक बैक्टीरिया क्रिया का ही परिणाम होता है। क्लियर। ईस्ट अल्कोहल बनाता है। माइकोड्रामा एसिटी कहलाने वाले बैक्टीरिया आपके अल्कोहल को सिरके में बदलते हैं। अल्कोहल जो है वो आपका ऑक्सीकृत होकर एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा एसिटिक एसिड जो है वो बनाते हैं। क्लियर। फिर है शैवाल प्राप्ति स्थान। तो ये प्राय तालाबों और समुद्रों घास पात में पाए जाते हैं। शैवाल जो है वो रुके हुए जल के पृष्ठ पर पाए जाते हैं, जैसे पोखर या फिर झरने। ये पानी की टंकियों में भी उत्पन्न हो जाते हैं जो अच्छी तरह से साफ ना की गई हो और जिनके भीतर जो है वो प्रकाश जाता है। क्लियर। शैवाल को गीली मिट्टी, पेड़ों की छाल, चट्टानों या फिर कुओं के पृष्ठ पर देखा जा सकता है, क्योंकि इनमें जो है लंबे समय तक नमी बनी रहती है, ठीक है। ये जलीय जीवों के शरीर पर भी पाए जाते हैं। शैवाल जो है वो सरल पादप हैं जिनमें जड़, तने व पत्तियां नहीं होती। शैवाल को पौधों की जाति में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इनमें पौधों जैसे कई गुण होते हैं। अन्य पौधों की तरह शैवाल में जो कोशिका है वो भित्ति तथा क्लोरोप्लास्ट होते हैं और शैवाल का आकार 1 माइक्रोन से कई मीटर
लंबा होता है, बड़ा होता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है शैवाल के प्रकार क्या होते हैं। ओके, तो जो शैवाल है वो कई रंगों तथा गुणों वाले होते हैं और रंगों के आधार पर शैवाल को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। जैसे सबसे पहले है लाल शैवाल। ठीक है, तो जो लाल शैवाल है वो समुद्र में बहुतायत में पाए जाते हैं, अतः समुद्र को अगार अगार कहा जाता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया के उत्पन्न होने के लिए प्रयोग होता है और यह एक प्रकार के लाल शैवाल से प्राप्त होता है। चाइना ग्रास एक अलग प्रकार के शैवाल से बनाई जाती है। क्लियर। फिर है हरे शैवाल। तो हरे शैवाल प्रायः तालाबों के छोर पर पाए जाते हैं और एक बहुत साधारण हरा शैवाल तालाबों या झरनों में पाया जाता है। क्लियर, जिसे आप स्पाइरोगायरा कहते हैं। ओके, यह कई कोशिकाओं वाली लंबी संरचनाओं से बना होता है जो एक दूसरे के सिरे से जुड़कर तंतु बनाती है। क्लियर, और ये जो तंतु है वो तालाबों में गहरी जड़ें बना लेते हैं, वो तालाबों के अंदर ही जड़ बना लेते हैं और प्रत्येक पौधा जो है वो रिबन के जैसा क्लोरोप्लास्ट से घिरा रहता है। ओके, नेक्स्ट है नीले हरे शैवाल। तो ये शैवाल अन्य शैवालों की अपेक्षा और उसकी सूक्ष्म जो बैक्टीरिया है उससे अधिक मिलते जुलते हैं और एक कोशीय होते हैं और इन्हें झीलों के किनारों पर देखा जा सकता है। क्लियर। फिर आते हैं भूरे शैवाल। तो भूरे शैवाल सबसे लंबे शैवाल होते हैं और इनमें से कुछ जो हैं वो 60 मीटर से भी ज्यादा लंबे होते हैं। क्लियर। अधिकतर भूरे शैवाल जो है वो बहुकोशीय होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं। क्लियर। तथा महासागरों व समुद्र के तटों पर के पास जो है पाए जाते हैं। ठीक है। लैमिनेरिया एक बड़ा क्लब कैल्प है जो मुख्यतः महासागरों के तटों के पास पाया जाता है। ठीक है। कैल्प एक समुद्री घास पात है जिसे भूरा शैवाल भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है अब इनका प्रजनन कैसे होता है। तो जो शैवाल है वो लैगिंग के साथ साथ अलैंगिक जन भी करते हैं और ये कोशिकीय विखंडन द्वारा भी प्रजनन करते हैं जिससे वे अधिक तेजी से जो है आपका गुणन कर पाते हैं, मतलब 1 से 2, 2 से 3 बहुत तेजी से हो पाते हैं। ठीक है। आगे है शैवाल का आर्थिक महत्व क्या है। तो कुछ नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट भूरे शैवाल जो है वो विशेषतः कैल्प तथा लाल शैवाल चारे के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है कई भूरे शैवाल जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो इसकी जो है उर्वरकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट मछली व अन्य जलीय जीवों के साथ क्षेत्रीय जंतु तथा मनुष्य भूरे शैवाल को भोजन के रूप में भी प्रयोग करते हैं, मतलब खाने के लिए उनका यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका अगार अगार कुछ भोग्य पदार्थों तथा औषधियों में प्रयोग किया जाता है। भूरे शैवाल से प्राप्त होने वाला एक एल्गिन आइसक्रीम बनाने तथा कृत्रिम रेशम जो आपका उपयोग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। शैवाल जैसा आपका क्लोरेला मछली उद्योगों में प्रयोग किए जाते हैं। ओके, फिर है आपका आयोडीन समुद्र भूरे शैवाल मतलब आपके लैमिनेरिया से बनाई जाती है। ओके, सीवर उपचार जो है वो प्रणालियों में शैवाल सीवर अपशिष्ट को हानि रहित रसायनों में तोड़ने में काम आते हैं। ओके, इसके बाद है जो आपका उत्पादक होने के कारण जो शैवाल है वो जल स्रोतों में खाद्य श्रृंखला में पहले जुड़ते हैं। ओके, और सबसे लास्ट आता है आपका डाइएटम की जो कोशिका की भित्ति है वो सिलिका के मुख्य स्रोत होते हैं और अधिक मात्रा में डाइट मिक्स जो शेल है उसके जमा होने पर इनका जो खन होता है और तथा ये उद्योगों द्वारा कांच है आपका टूथपेस्ट उर्वरक या पॉलिश करने में प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर। यह अनुमान लगाया जाता है कि जो धान के खेतों में लगभग 625 किलोग्राम नाइट्रोजन 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इन शैवालों द्वारा 1 वर्ष में स्थित की जाती है। ठीक है। बंजर खेतों में नीले हरे शैवाल जो है वो उगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन या फिर ह्यूमस की मात्रा भी बढ़ जाती है। ओके, और ह्यूमस की मात्रा बढ़ने से जो मिट्टी के जल है उसको स्थिर रखने में उसकी क्षमता बढ़ती है। ठीक है। परिणाम स्वरूप जो फसलों की उपज है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर। इसके बाद आता है शैवाल के हानिकारक रूप क्या होते हैं। तो जो शैवाल है वो लोगों के लिए अधिक दुखदायी समझे जाते हैं। ये सागर तट को गंदा कर देते हैं, साथ ही पीने वाले पानी को भी दूषित करते हैं। शैवाल की अत्यधिक वृद्धि से नहरों में पानी का बहाव भी रुक जाता है। ठीक है। कुछ शैवाल जो है वो जहरीले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जो मछलियां हैं, कई छोटे जंतु हैं और कभी कभी मनुष्य को भी उनसे नुकसान पहुंचता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका
डाएटम। ओके, तो डाएटम जो है वो बहुत सूक्ष्म तथा एक कोशीय जीव है। इनकी जो आपकी मिक्षिका वाली कठोर कोशिका है की जो भित्ति होती है, ओके, ये प्रायः खारे व स्वच्छ पानी में तथा खोदी हुई मिट्टी में पाए जाते हैं और ये सरकते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते रहते हैं। क्लियर। डायटम जो है वो दो भागों के साथ एक ऊपरी शैल आवरण होता है और एक भाग दूसरे के ऊपर बॉक्स के ऊपर ढक्कन की तरह होता है। मृत डायटम का जो खोखला आवरण है वो तली में बैठ जाता है तथा मोटा जमाव बनाता है। ये जमाव चमकाने वाला जो पाउडर है, सिल्वर पॉलिश, टूथपेस्ट, रंगार का सामान बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि जो डायटम है कि ये जमाव अंधेरे में भी चमकते हैं, अतः इनका प्रयोग जो है वो पेंट में किया जाता है। ठीक है, जो घर में पेंट होता है उसमें। फिर आता है आपका फंजाई। ओके, तो फंजाई जो है, फंजाई जीवों के बड़े समूह होते हैं तथा फंजाई की जो है वो आपकी 10,000 से भी अधिक जातियां ज्ञात है। ओके, कुछ मुख्य फंजाई आपकी भुकुड़ी, कुकुरमुत्ता, माइड्रियो, रस्ट, ईस्ट तथा समट है। फंजाई पौधों के रूप में परपोषी होते हैं और ये पौधों की तरह हैं। ठीक है, चूंकि ये एक स्थान पर स्थिर रहते हैं तथा ये परपोषक होते हैं, क्योंकि इनमें जो है वो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तथा ये स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते। क्लियर। अतः ये अपना भोजन जो है वो मृत कार्बनिक पदार्थों या सजीवों से ही प्राप्त करते हैं। क्लियर। इसके बाद है प्राप्ति स्थान। तो फंजाई जो है वो प्रकृति में लगभग हर जगह पर पाए जाते हैं। ये जल, मिट्टी, वायु, भोजन, चमड़े, वस्त्र, प्रकाशीय उपकरणों आदि पर उगते हैं। ओके, नेक्स्ट है पोषण। तो सभी फंजाई में क्लोरोफिल की कमी होती है और अतः ये अपना भोजन जो है वो स्वयं नहीं बना पाते। क्लियर। फिर है इनकी संरचना। तो फंजाई जो है वो एक कोशीय तथा बहुकोशीय संरचनाएं हैं। बहुकोशीय फंजाई जो है वो लंबे धागों वाली संरचनाओं से बने होते हैं जिन्हें हाइफी कहते हैं। ओके, और हाइफी जो है वो परस्पर संयुक्त होकर माइसिलियम बनाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, फंजाई के प्रकार क्या हैं? तो भोजन ग्रहण करने के आधार पर फंजाई को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो फर्स्ट है इसमें परजीवी। ठीक है, तो क्लोरोफिल की अनुपस्थिति का अर्थ है कि जो फंजाई है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। फंजाई जो अपना भोजन अन्य सजीवों से प्राप्त करते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, वे प्राणी जिन पर परजीवी पाए जाते हैं पोषक कहलाते हैं। सभी परजीवी अपने पोषक से भोजन को अवशोषित करते हैं। ओके, फसलों की भयानक बीमारियां परजीवी फंजाई के द्वारा ही होती हैं। उदाहरण आलू का कंडवा रोग तथा गेहूं का घुन आदि। फंजाई जो है वो परजीवी के उदाहरण एल्बुगा, पुसीना आदि ये सब होते हैं। क्लियर। सेकंड है मृत जीवी। तो वे फंजाई जो मृत एवं सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं वो मृत जीवी कहलाते हैं, जैसे म्यूकर, पिन माउंट, ठीक है, स्पैरो, ग्लिंड कुछ मुख्य मृत जीवी फंजाई होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका इनका प्रजनन कैसे होता है। तो जो फंजाई में प्रजनन जो है वो लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है और अधिकतर फंजाई जीवाणु द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं। इनमें कई नए फंजाई उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ फंजाई जैसे ईस्ट, मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं तथा अन्य विखंडन द्वारा भी विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, अधिकतर फंजाई के जीवन चक्र में एक लैंगिक प्रजनन अवस्था आती है। ये बीजाणु बनाते हैं, ठीक है, जो युग्मकों की तरह ही कार्य करते हैं। ओके, ये जो संयुक्त होकर एक जाइगोट बनाते हैं जो विकसित होकर एक नई फफूंद बना देते हैं। हमें ब्रेड के ऊपर फफूंद लग जाती है। ठीक है, तो ये वही है। ईस्ट वंश जो आपका सैकेरोमाइसिस से संबंधित है। यह मृत जीवी एक कोशीय फफूंद होती है। ये बेलनाकार, गोलकीय या फिर पलवल याकार होती हैं। इनमें एक कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, एक केंद्रक, बड़ी रिक्तिका, असंख्य कणिकाएं तथा वसा ग्लोब्यूलस होते हैं। ईस्ट कोशिका को 4 साल से भी अधिक शुष्क रूप में संग्रहित किया जा सकता है, लेकिन ये 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, सैकेरोमाइसिस शर्करा वाला जो माध्यम में जैसे गन्ने का रस, अंगूर, फलों के रस में तेजी से उगते हैं। खमीर होने से आपकी
एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। फलों व फलों के रस में ईस्ट के कारण ही गैस बन जाती है और फलों और फूलों के रस में ईस्ट के कारण इनका जो स्वाद है वो बिगड़ भी जाता है तथा भोजन जो है वो सड़ जाता है। क्लियर? यदि एक मृदु शर्करा विलयन को एक हफ्ते तक खुली वायु में रख दिया जाए तो इसकी सतह पर झाग बन जाती है तथा द्रव में से अल्कोहल की गंध आने लगती है। और यह इसलिए होता है क्योंकि वायु से सूक्ष्म ईस्ट कोशिकाएं जो हैं वो द्रव में नीचे बैठ जाती हैं तथा उग जाती हैं। ये लोग जो हैं वो इस विधि का प्रयोग अल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाने में करते हैं। ओके, मतलब जो हमारा फंजाई है इससे अल्कोहल बनती है। ओके, तो हमें इसलिए अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है फंजाई का अधिक महत्व। अब इनका महत्व क्या है? तो कुछ फंजाई जैसे कुकुरमुत्ता कच्ची या फिर आपका पकाकर खाई जाती है। ठीक है, ईस्ट अमोनिया एसिड तथा प्रोटीन से भरपूर होने के कारण मनुष्य और जंतुओं के लिए भोजन का एक मुख्य स्रोत होती है ये। ठीक है, सेकेंड है कुछ फंजाई एंटीबायोटिक बनाते हैं और जो संक्रमण तथा रोगों के इलाज में काम आती है। उदाहरण के लिए एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एक फफूंद पेनिसिलियम से बनाई जाती है। क्लियर? फिर है दूसरी फफूंद जो है वो आपका एस्परजिलस अधिक मात्रा में साइट्रिक एसिड बनाने में प्रयुक्त होती है और ये सॉफ्ट ड्रिंक उद्योग में भी प्रयुक्त होती है। ठीक है, फिर है ब्रेड बनाने में ईस्ट को आटे में मिलाकर खमीर उठाया जाता है। आटे में कार्बन डाइऑक्साइड के बनाने से क्योंकि ईस्ट में श्वसन होता है आटा फूल जाता है। अब ब्रेड को सेका जा सकता है जो बेकिंग युक्त से कार्बन डाइऑक्साइड के निकालने पर जो ब्रेड है वो नरम हो जाती है और हल्की हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका दैनिक जीवन में बनाए जाने वाले खाद्य पदार्थ जो इडली डोसा, इनमें ईस्ट का प्रयोग होता है। इडली बनाने के लिए राइस पाउडर तथा दाल के मिश्रण को पहले कुछ चरणों तक स्थिर रखा जाता है। ठीक है, और यह मिश्रण खट्टा हो जाता है तथा ईस्ट जो है वो कोशिकाओं की वृद्धि के कारण फूल जाती है। अब देखिए सूजी फूल जाती है, वो इसी वजह से फूल जाती है। फिर आता है ईस्ट का प्रयोग फलों के जूस व जौ से शराब तथा बियर का उत्पादन करने में भी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कुछ फंजाई आपका एस्परजिलस या फिर पेनिसिलियम को पनीर में मिलाकर विशेष स्वाद तैयार किया जाता है। ठीक है, मृत जीवी फफूंद अपने भोजन के लिए मृत पदार्थों को विखंडित कर देती है तथा पौधों की जो है वृद्धि के लिए रसायनों पोषकों को मिट्टी में वापस लाते हैं। इस प्रकार फफूंद जो है वो पोषकों के पुनः चक्रण में सहायता करिए दोबारा से उसके चक्रण में सहायता करती है। नेक्स्ट है सूखे ईस्ट में लगभग 50% जो है वो प्रोटीन होता है और इसके अतिरिक्त इनमें विटामिन बी है आपका कैम्प्लेक्स भी इसमें भरपूर होता है, भरपूर मात्रा में होता है। इसलिए ये डायबिटीज तथा दिल के मरीजों के लिए लाभदायक समझे जाते हैं। क्लियर? ना लास्ट है कई फंजाई पौधों में जो कीड़े हैं, विषाणु है या फिर अन्य फंजाई द्वारा होने वाली बीमारियों को नियंत्रण करने में सहायता करते हैं और इन फंजाई में आवश्यक पोषक भी होते हैं। क्लियर? अब आते हैं हमारी हानिकारक फंजाई क्या है। तो लकड़ी का सड़ना गलना ये हानिकारक है। तो इमारती लकड़ी वाले पौधों जैसे आपकी साल, टीक, देवदार आदि पर कुछ फंजाई लगते हैं और इन फंजाइयों में अपघटनी आपके एंजाइमस एकत्रित रहते हैं जो हद कास्ट के गलन का ही कारण होते हैं। ठीक है, तो ये आपके लाभदायक हैं, ये आपके हानिकारक हैं। ओके, कुछ कुकुरमुत्ता भोजन के रूप में प्रयोग होते हैं और यहाँ पे जहरीले होते हैं। ठीक है, जिससे मनुष्य की मौत हो जाती है। कुछ आपकी भुगोड़ी पनीर का स्वाद बदलने में प्रयोग होते हैं। यहाँ पे फंजाई से बीमारियां होती हैं जैसे कि रस्ट है, स्मथ है। ठीक है, कुछ भुकोड़ी औषधियां बनाने में प्रयोग होती हैं जैसे पेनिसिलियम और कुछ भुकोड़ी भोजन को सड़ाने में जो है यूज होती हैं। ईस्ट का प्रयोग ब्रेड बनाने और अल्कोहल में किया जाता है। यहाँ पे भुकोड़ियों से मानव की त्वचा रोग हो सकती है। ठीक है, ईस्ट या फिर भुकोड़ी सोयाबीन से सोया सॉस बनाने में प्रयोग होती हैं। यहाँ जो ईस्ट है उसे तंतुओं में रोग हो जाते हैं, संक्रमण हो जाता है। ठीक है, मृत जीवी फंजाई जो मृत प्राणियों को अपघटित करती हैं तथा कार्बनिक पदार्थों का पुनः चक्रण करती हैं। लेकिन जो यहाँ पे कुछ मृत जीवी जो फंजाई है वो चमड़ा, वस्त्र, प्लास्टिक इन सब चीजों को भी खराब कर सकती हैं। ठीक है, तो ये फंजाई के लाभ और हानि थे। इसके बाद आता है जंतुओं के रोग। तो फंजाई से मनुष्य तथा जंतुओं में कई बीमारियां हो जाती हैं।
ठीक है। पादप रोग नेक्स्ट है। तो कुछ फंजाई प्रमुख पौधों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं तथा फसल की उपज को भी घटा देते हैं, जैसे आलू का कंडवा रोग फफूंद के द्वारा ही होता है। ये इसी वजह से क्योंकि इसमें फफूंद लग जाती है। क्लियर। फोर्थ है आपका प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ शब्द ग्रीक भाषा के लिए लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ है प्रथम जंतु। ठीक है। तो प्रोटोजोआ जो है वो एक कोशीय जीव है। ये पृथ्वी पर जल में, गीली मिट्टी में लगभग हर जगह रहते हैं। इनका आकार 2 सेंटीमीटर से 200 माइक्रोन तक होता है। प्रोटोजोआ के उदाहरण एमीबा, पैरामीशियम, यूगलनीनी या फिर आपका ट्रिपेनोसोमा होता है। ठीक है। इसके प्राप्ति स्थान जो है तो प्रोटोजोआ जल, मिट्टी, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों में रहते हैं। कुछ प्रोटोजोआ अन्य प्राणियों के शरीर पर परजीवों की तरह ही रहते हैं। क्लियर। प्रोटोजोआ के प्रकार। तो प्रोटोजोआ की जो गति करने के अनुसार इन्हें विभिन्न भाग आपके वर्गों में बांटा जा सकता है। कुछ प्रोटोजोआ अपनी आकृति बदलकर गति करते हैं, कुछ जो है वो सीलिया द्वारा गति करते हैं तथा अन्य प्रोटोजोआ गति करते हुए कोशिकाओं का प्रयोग भी करते हैं। अमीबा प्रोटोजोआ का सबसे प्रमुख तथा सबसे सरल है। ठीक है। यह है स्यूडोपीडिया की सहायता से अपनी आकृति को बदलकर गति करता है। ठीक है। स्यूडोपीडिया जो है वो कोशिका द्रव की उंगलियों जैसी संरचनाएं हैं। स्यूडोपीडिया किसी भी दिशा में बनता है और अमीबा के अंदर कोशिका द्रव स्यूडोपीडिया में बहता है, अतः अमीबा भी जो है वो उसी दिशा में गति करता है। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट अमीबा। तो अमीबा जो है वो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए भी स्यूडोपीडिया का ही उपयोग करता है, जो प्रोटिस्ट या सूक्ष्म मात्रा में मृत पदार्थ हो सकता है। जब अमीबा भोजन के कणों में तोड़ता है तो स्यूडोपीडिया इससे तथा कुछ जल से अपने चारों ओर जाल बना लेते हैं। ठीक है। रिक्तिका के अंदर भी भोजन विखंडन होकर ऊर्जा तथा वृद्धि के लिए पदार्थ जो है वो प्रदान करता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम के शरीर पर छोटे बाल जैसे संरचनाएं होती हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं। यह गति करने के लिए सीलिया का प्रयोग करते हैं और यही सीलिया की सहायता से पानी में गति करता है। क्लियर। पैरामीशियम के एक और सीलिया के साथ एक नाली जैसी रेखा होती है। तो कोशिका में भोजन यहीं से प्रवेश करता है क्योंकि रिक्तिका में भोजन जो है वो पचता नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है हानिकारक फंजाई प्रोटोजोआ का आर्थिक महत्व क्या है। तो कुछ प्रोटोजोआ या फिर अन्य आपके जंतुओं के साथ जीवित पाए जाते हैं। क्लियर। इनसे ये दोनों एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। जैसे दीमक के शरीर में प्रोटोजोआ पाया जाता है जो लकड़ी के सेलुलोज को घुलनशील कार्बोहाइड्रेट में पचा देता है। दीमक इस कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग अपनी वृद्धि के लिए भी करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ जो है वो कई फंजाई तथा बैक्टीरिया को खाते हैं जो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। कुछ स्वतंत्र रूप से रहने वाले प्रोटोजोआ खाद्य श्रृंखला में प्रथम उपभोक्ता होते हैं तथा उत्पादें जो हैं जैसे मुख्यतः शिवाल खाते हैं। ये बड़े तंतु द्वितीयक उपभोक्ता द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, अतः ये खाद्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर। फिर आता है हानिकारक प्रोटोजोआ। तो कई प्रोटोजोआ मनुष्य व जंतुओं में बीमारियों का कारण बनाते हैं। ठीक है। एंटाबीमा हिस्टोलिटिका मनुष्य में अमीबा पेचिक रोग उत्पन्न करता है। ठीक है। प्लाज्मोडियम के कारण एक भयानक बीमारी होती है जिसे मलेरिया कहते हैं। प्लाज्मोडियम एक परजीवी है तथा मादा एनाफिलीज जो है वो मच्छर के काटने से ही फैलता है। मच्छर जो है वो वाहक की भांति कार्य करता है। क्लियर। आपका ट्रैपिनोसोमा द्वारा मनुष्य, पक्षी, आपके पशु है, सुअर है, घोड़ा, इनमें स्लीपिंग सिकनेस नामक एक संक्रामक रोग होता है और कुछ अफ्रीकी देशों में यह बीमारी जो है वो नॉर्मल होती है, आम होती है। क्लियर। काला आजार मतलब एक बुखार है जो लीशमिया के द्वारा तथा डायरिया या फिर आपका गियार्डिया के द्वारा ही होता है। ठीक है। फिफ्थ आता है हमारा अब वायरस। वायरस मतलब विषाणु। ओके। तो यह विषाणु विचित्र है क्योंकि इनकी जो संरचना है वो अन्य सभी सूक्ष्म जीवों से अलग होती है। ये जीव नहीं समझे जाते क्योंकि इनकी जो कोशिकाएं की संरचना नहीं होती, इनका कोई जीवन नहीं होता जब तक ये अन्य जीवित कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाते, किसी के अंदर ये प्रवेश नहीं कर पाते। ठीक है। ये जीवन की किसी भी क्रिया को करने में असमर्थ होते हैं यद्यपि ये दूसरे जीव की कोशिका में रहते हैं। दूसरे जीव की कोशिका से बाहर ये निर्जीव पदार्थ की तरह ही एक काम करते हैं। जैसे कोई पदार्थ होता
है ये क्रिस्टलीकृत किए जाते हैं तथा संग्रहित किए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं। इस प्रकार जो वायरस है वो कंजुगेट पैरासाइट कहलाते हैं। दूसरे जीव तथा विषाणु के जो बीच में वो संबंध को पैरासिटिज्म मतलब परजीवी, पैरासिटिज्म मतलब परजीवी कहते हैं। विषाणु परजीवी को बहुत लाभ पहुंचाता है तथा दूसरे जीव को जिसमें यह होता है उसे हानि पहुंचाता है। क्लियर, मतलब जिसके अंदर है उसे हानि पहुंचाएगा ये। क्लियर, विषाणु जो है वो इतना छोटे होते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। जब इन्हें किसी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो ये 10,000 गुना बड़े तथा विभिन्न आकार के दिखते हैं। क्लियर, इनका आकार 0.015 से 0.2 माइक्रोन तक होता है, मतलब इतने छोटे से ये होते हैं। ठीक है, विषाणु में कुछ सजीवों के तथा कुछ निर्जीवों के गुण होते हैं और ये जीव के बाहर वृद्धि या प्रजनन नहीं करते। इनके कण जो है वो कई वर्षों तक संग्रहित किए जा सकते हैं और ये कण जो है वो वृद्धि तथा प्रजनन करते हैं जब ये जीवित कोशिकाओं के अंदर होते हैं। क्लियर, कोशिका जो विषुण कोशिका के जो बाहर से संबंधित हो जाते हैं, ठीक है, ये इसके बाद ये कोशिका में एक अम्ल छोड़ते हैं। विषाणु के अम्ल जो है वो कोशिका को नए विषाणु बनाने में सहायता करते हैं, मदद करते हैं और इस प्रकार बनने वाले नए विषाणु जो हैं वो प्रवेश करके अन्य कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब इनके प्राप्ति स्थान क्या है, तो विषाणु पौधे, जंतु तथा मनुष्य की कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं और ये अन्य जीवों से अपना भोजन जो है वो ग्रहण करते रहते हैं। क्लियर, विषाणुओं के प्रकार क्या है, तो विषाणु की कोशिकाएं शरीर जो है वो केंद्रिक या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती। इनमें निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जैसे बैक्टीरिया विषाणु। ठीक है, तो विषाणु जो बैक्टीरिया पर प्रहार करते हैं वो बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरियम खाने वाले कहलाते हैं और यह बैक्टीरिया को होस्ट सेल की भांति ही प्रयोग करते हैं। क्लियर, फिर है पादप विषाणु। तो विषाणु जो पौधों को पोषक की भांति प्रयोग करते हैं वो पादप विषाणु कहलाते हैं। उदाहरण, टोबैको मोज़ेक जीवाणु का नाम इस प्रकार पड़ा कि यह तंबाकू पौधे पर रहता था। ठीक है, तथा विषाणु इसकी पत्तियों पर चित्तियां बना देता है। ठीक है, थर्ड आता है जंतु विषाणु। तो विषाणु जो जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं उन्हें जंतु विषाणु कहलाते हैं। उदाहरणार्थ आपके मीजल्स विषाणु से मनुष्य में त्वचा रोग तथा एक विषाणु से पैर व मुंह के रोग हो जाते हैं। ठीक है, विषाणु जो है वो विभिन्न आकार वाले होते हैं। ओके, विषाणु में प्रोटीन के आवरण के अंदर जन संबंधी पदार्थ मतलब डीएनए, आरएनए के रूप में होते हैं कि बहुत ही थोड़ी मात्रा बंध जाती है। क्लियर, विषाणु तथा रोग, विषाणु और उसके रोग देखते हैं। तो मनुष्य में जो विषाणु द्वारा होने वाले कुछ बीमारियां हैं जैसे पोलियो, एड्स है, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जुखाम, गलसूहा आदि है। ये अन्य जंतुओं में विषाणु से पैरों व मुंह की बीमारियां, ठीक है, डिस्टेम्पर या फिर रेबीज हो जाती है। विषाणु से पौधों में कई प्रकार की मतलब कई बीमारियां होती हैं। ठीक है, विषाणु एक रोगग्रस्त प्राणी से दूसरे प्राणी में फैलता है और मनुष्य में विषाणु कीटों, वायु, जल, भोजन तथा दूसरे मनुष्य से संपर्क से फैलता है, मतलब एक से दूसरे में संपर्क से आके ये फैल जाता है। क्लियर, कुछ विषाणु कोशिकाओं में लंबे समय तक प्रजनन नहीं करते, बाद में ये प्रजनन जो है वो शुरू कर देते हैं तथा अन्य कोशिकाओं की क्रियाओं के साथ संलग्न हो जाते हैं। उदाहरण, आपका कोल्ड सोर, एक फोड़ा जो मुंह के अंदर या बाहर निकलता है, ये फोड़े विषाणु द्वारा ही होते हैं और इसका इलाज करते समय यह विषाणु मनुष्य के शरीर में शेष रह जाता है। इसके इलाज के बाद भी वो कुछ बच जाता है और जब तक यह विषाणु प्रजनन नहीं करता तो कोई कोल्ड सोर नहीं नजर आता। यह केवल तभी निकलते हैं जब विषाणु पुनः प्रजनन शुरू कर देते हैं, मतलब दोबारा से प्रजनन करते हैं तो ये दोबारा से बढ़ जाते हैं। क्लियर, नेक्स्ट है भोजन की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो सूक्ष्मजीवी कीट तथा एंजाइम भोजन को सड़ाते हैं, खराब कर देते हैं। भुकुड़ी, ईस्ट, बैक्टीरिया ये सभी सूक्ष्म जीव होते हैं और ये भोजन को सड़ाकर उसे जहरीला बना देते हैं। भुकुड़ी से ब्रेड पर रुई जैसा पदार्थ जम जाता है। बैक्टीरिया भी कुछ समय तक दूध, अंडे या फिर मांस को रखने पर उसे सड़ा देते हैं। ठीक है, कुछ दिनों के बाद जो फल हैं, सब्जियां भी ये क्या हो जाती हैं, सड़ जाती हैं और ऐसे भोजन पदार्थ जो है मतलब ऐसे जो भोजन है अर्थात बासी ब्रेड, सड़े हुए फल, सब्जियां खाने योग्य नहीं होती, इन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, भारतीय जलवायु परिस्थितियों में भोजन आसानी से सड़ जाता है, अतः यहाँ भोजन को सुरक्षित रखना बहुत ही जरूरी है। भोजन को सुरक्षित रखने
के लिए आवश्यक है कि उसे उन परिस्थितियों में रखा जाए जहां सूक्ष्म जीव उपस्थित नहीं हो। ठीक है, उदाहरण के लिए है आपकी भुकुड़ी तथा बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, वो वायु में जीवित रहते हैं और यदि फलों को वायुयोधी बर्तनों में रखा जाए तो वे खराब नहीं होते हैं। ठीक है, किसी भी भोजन पर तेल की परत भुकुड़ी या ईस्ट की वृद्धि को रोकती है। क्लियर। अब नेक्स्ट है भोजन को सुरक्षित रखने की क्या क्या विधि है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें भोजन को उबाल कर रखना चाहिए। ठीक है, तो उबालने से बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं। ओके, और उबालने से दूध जो है वो सुरक्षित रहता है। उबालने से दूध को 2-3 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, अन्यथा 8-10 घंटों में ही ये है क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। ठीक है, फिर है सूक्ष्म परिस्थितियों में रखकर तो बैक्टीरिया नमी में वृद्धि करते हैं और ये बिना पानी के वृद्धि नहीं कर सकते। अतः जो अन्न है, दाल है, इनको सूक्ष्म परिस्थितियों में तथा नमी रहित स्थानों पर या बर्तनों में सुरक्षित रखा जा सकता है। विभिन्न सब्जियों को दूध में शुष्क करके रखा जाता है। ठीक है, मैंगो पाउडर, आमचूर्ण है तथा अदरक पाउडर, आम के टुकड़ों व अदरक के टुकड़ों को सुखाकर तैयार किए जाते हैं। सूखी सब्जियां या फिर अन्य भोजन को बाद में या बेमौसम में प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर। कीट अनाज को खराब करते हैं, अतः अनाज को समय समय पर धुलाई लगवाई जाती है। कभी कभी कीटों से सुरक्षित रखने के लिए अनाज में नीम की पत्तियां या फिर आपका बोरिक पाउडर भी मिलाया जाता है। ठीक है, अनाज को बोरियों या टंकियों में सुरक्षित रखा जाता है, में टैबलेट डालते हैं एंटीवायरस। पके हुए भोजन को धूल व कीटों से भली भांति बचाकर कुछ समय तक सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, और भोजन को गंदे हाथों से भी हमें नहीं छूना चाहिए। भोजन को अनुकूल परिस्थितियों में एकत्रित हमें करना चाहिए, बिल्कुल अच्छे एनवायरनमेंट में एकत्रित करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रशीतन तथा कोल्ड स्टोरेज। ओके, तो प्रशीतन से ठंडा करने व जमने में से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि तथा गुणा तो रोक सक जाते हैं। ठीक है, परंतु वे मरते नहीं हैं। रेफ्रिजरेटर 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर भोजन को सुरक्षित रखता है और इससे सूक्ष्म जीवों की जो सभी क्रियाएं हैं वो रुक जाती है तथा भोजन को कई महीनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आप उसे सुरक्षित रख सकते हैं। एक रेफ्रिजरेटर लगभग 5 डिग्री पर भोजन को सुरक्षित करता है। ठीक है, बैक्टीरिया अति निम्न ताप पर जीवित नहीं रह सकते, अतः दूध, अंडे, सब्जियां तथा मांस को रेफ्रिजरेटर में रखकर सुरक्षित रखा जाता है, सेफ रखा जाता है। बड़े कस्बों में, शहरों में कोल्ड स्टोरेज होते हैं जहां सब्जियां और फलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारे कैनिंग। तो कैनिंग क्या है, ये है आपके बर्तन या डिब्बों में बंद करना। ठीक है, तो कुछ भोज्य पदार्थ जो है वो वायुरोधी बर्तनों या टीन के डिब्बों में बंद करके सुरक्षित रखे जाते हैं, जो नमी को दूर रखते हैं तथा भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। फलों, मछलियों को उबालकर निसंक्रमित करके वायुरोधी बर्तनों में बंद कर दिया जाता है और इन टीन के डिब्बों को इसके बाद सील कर दिया जाता है। यद्यपि इस वृद्धि में विटामिन सी की हानि होती है, कमी होती है, परंतु हम इन्हें बेमौसम में भी भली भांति ग्रहण कर सकते हैं, जबकि इन कैनिंग भोज्य पदार्थों में वायु क्षेत्र न हो। क्लियर। फिर है कुछ पदार्थों को मिलाकर, जैसे कि नमक, चीनी, तेल, मसाले, सोडियम बोजोएट या फिर पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट, कुछ ऐसे प्रमुख पदार्थ हैं जो भोजन को सुरक्षित रखने में काम आते हैं। ठीक है, हमें भोजन व सब्जियों को अचार, चटनी व मिश्री के रूप में सुरक्षित रखते हैं और इन वस्तुओं को सुरक्षित रखते समय नमक, चीनी, तेल, मसाले, सिरका आदि सभी हम डालते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले चीनी। तो जो चीनी है ये जैम, जेली, मुरब्बा, सिरप, कैंडी आदि बनाने में प्रयोग होती है। चीनी जो है जल में घुल जाती है तथा सुरक्षित भोजन के जल अवयवों के साथ मिलकर मिल जाती है, अतः बैक्टीरिया को नमी नहीं मिलती तथा जो भोज्य पदार्थ है वो सड़ते नहीं है। क्लियर। इसके बाद आता है हमारा नमक। तो नमक से जो है वो भोजन को सुरक्षित रखने की विधि जो है, उसमें नमक भोज्य पदार्थ से पानी जो जल होता है उसको अवशोषित कर लेता है और यह एक कठोर विलयन बनाता है। ठीक है, अतः नमक जो है वो लगा हुआ भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। भोज्य पदार्थ जैसे मछली, मांस, सब्जी, इनको नमक के साथ ही मिला दिया जाता है। क्लियर। फिर है तेल। तो जो भोजन को सुरक्षित रखने के लिए तेल का प्रयोग किया जाता है। तेल के कारण भोजन का ऑक्सीजन से संपर्क जो है वो टूट जाता है और तथा इस प्रकार भोजन जैसे अचार, चटनी ये लंबे समय तक सड़ने से बच जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका पास्चुरी
करण। तो इस विधि से दूध को सुरक्षित रखा जाता है। सबसे पहले दूध को उबालकर उसमें उपस्थित बैक्टीरिया मारे जाते हैं। इसके बाद बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने के लिए बहुत तेज गति से ठंडा किया जाता है। अंत में इसे निम्न ताप पर संरक्षित कर लिया जाता है। ठीक है, भोजन को सुरक्षित करने की यह विधि पार्श्वीकरण कहलाती है। इससे दूध में उपस्थित बैक्टीरिया मर जाते हैं तथा इसका स्वाद भी नहीं बदलता। ठीक है, जैसे मम्मी घर में करती हैं, ठंडा करती हैं, गर्म करती हैं, फिर ठंडा करती हैं, देन उसे फ्रिज में रखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भोजन विषाक्तता होना। यदि भोजन को ठीक तरह से सुरक्षित न रखा जाए तो यह सड़कर विषैला हो जाता है। सूक्ष्मजीवी जैसे बैक्टीरिया या फंजाई वो भोजन को सड़ा देते हैं। क्लियर, आपका सैल्मोनेला या फिर आपका क्लोस्ट्रीडियम भोजन सड़ाने वाले बैक्टीरिया के उदाहरण हैं। भुकुड़ी की तरह एस्परजिकल तथा पेनिसिलम भोजन सड़ाने वाले फंजाई हैं। ठीक है, और फूड हाइजीन जो है वो भोजन को सड़ाने से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब जो सफाई है, सफाई से खाना बनाना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर, तो ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है। इसके कुछ मुख्य बिंदु हम देख लेते हैं। सूक्ष्म जीव जो है एक प्रकार के जीव होते हैं जो कि एक कोशिका और बहुकोशिका होते हैं। क्लियर, सूक्ष्म जीव 5 प्रकार के होते हैं: बैक्टीरिया, कवच, प्रोटोजोआ, वायरस या शैवाल। ठीक है, सूक्ष्म जीव जो है वो मनुष्य, जीवों तथा पौधों के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों होते हैं। एंड वी आर डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर। कुछ बैक्टीरिया दही, पनीर, सिरका, मक्खन बनाने में भी उपयोग होते हैं, यूज होते हैं। शैवाल विभिन्न रंगों में पाए जाते हैं: लाल, हरे, नीले या भूरे शैवाल। ठीक है, और सभी सूक्ष्म जीव जो है वो लैंगिक अथवा अलैंगिक प्रजनन करते हैं। ओके, तो ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।